गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं। मेरा नाम है प्रतिष्ठा और एसएससी स्टेनोग्राफर के 2015 बैच की मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं और 2017 से मैं काम कर रही हूं जीएसटी डिपार्टमेंट बैंगलोर में। यस, 2015 का मेरा बैच था, बट मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2017 में, तो तब से मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में यहीं पर काम कर रही हूँ। अभी एग्जाम होने वाला है 2019 बैच का, जो कि होगा दिसंबर 2020 में। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि मैं एक कॉम्पैक्ट वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं सारा कुछ मतलब बता सकूं कि 45 डेज में या 1.5 मंथ में कैसे हम तैयारी करें कि हम पास कर सके, क्रैक कर सके एग्जाम। सो उसी के लिए ये वीडियो है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आधा वीडियो कभी भी मत देखा कीजिए, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। या तो ज्ञान हो ही ना, और या फिर हो तो फिर पूरा हो। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ बनाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मेरे बहुत करीबी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने मुझसे डिमांड की है कि मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊं जिससे वो एक बार देख के मतलब समझ सके कि क्या तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मैं एकदम रियल जेन्युइन वीडियो बना रही हूँ। इसमें कुछ भी क्लिकबेट जैसा नहीं है। इन 25 डेज में अगर जो मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है, अगर आप वो करते हैं, सो आई स्वेयर, आई बेट you'll क्रैक दिस एग्जाम। आपको कोई नहीं रोक सकता वो एग्जाम पास करने से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि वाई आई थिंक आई एम एलिजिबल टू मेक दिस वीडियो। तो क्योंकि मैंने लगभग इन्हीं दिनों की तैयारी में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। यस, इन 2015 लाइक मेरा एग्जाम हुआ था 2016 में, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो एसएससी का है वो वही है। एसएससी अपना पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज लाती है अपने पैटर्न में। और दूसरी चीज, वो एग्जाम तो मैंने पास किया था इन्हीं कुछ दिनों की तैयारी में। जस्ट मैंने 12th पास किया था, उसके बाद मैंने एग्जाम मतलब फॉर्म भर दिया था। तब मैं सिर्फ 18 साल 2 महीने की थी। मतलब फिर मैं रिसेंटली ही एलिजिबल हुई थी कोई भी फॉर्म भरने के लिए, तो मैंने तुरंत ही ये फॉर्म भरा था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बस एक बार एक ये नाम दिया था, स्टेनोग्राफर एक चीज होती है तो वो भर सकते हो। तो मैंने ये फॉर्म भर दिया था और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, और तभी से उसी नौकरी में मैं अब काम कर रही हूँ। तो मैंने कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं की थी। 12th के जस्ट बाद मैंने जस्ट एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, स्किल दिया और फाइनल रिजल्ट आया। इसी वजह से मैं आपको एकदम जेन्युइन चीजें बताने वाली हूँ कि आप क्या करेंगे कि जिससे आप इतनी ही दिन की तैयारी में इस एग्जाम को पास कर सके। दूसरी चीज, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं एज एसएससी स्टेनोग्राफर, लाइक एज अ स्टेनोग्राफर। और हर साल भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम देते रहते हैं और हर साल वो पेपर पास करते हैं। और हम सारे ही बैठ के पेपर को और एग्जाम पैटर्न को और हर साल के कट ऑफ को एनालाइज करते रहते हैं कि क्या बदला, क्या वही है, और क्या नया कुछ आ गया है, या फिर क्या टाइमिंग चेंज हुई है, एवरीथिंग। तो हम हर कुछ डिस्कस करते हैं। इस वजह से आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं बता रही हूँ कि ये चीजें आप करो और आप पास हो जाओगे, तो आई बेट यू आप पास कर जाओगे। बट उन 45 डेज में आपको बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे मैं बता रही हूँ। आपको कोई नहीं रोक सकता। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे 45 डेज में क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें, किसमें कितना टाइम देना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, उन एग्जाम के उन 2 घंटों में क्या करना है, कितने कट ऑफ आने हैं, ये सारा कुछ मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो एकदम शांत मन से अच्छे से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको बोला सिर्फ बनाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। दिस इज अ जेन्युइन वीडियो जिसको देख के बार बार आप देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और याद रख सकते हैं कि कितना क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज में कब कब क्या क्या करना है, और आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप क्लियर ना कर पाओ। अगर पूरे साल आप पढ़ाई नहीं कर पाए किन्हीं भी वजहों से, तो इन 45 डेज में आपको अपना सब कुछ देना है और आप पक्का से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत इजी एग्जाम है। मैं कहूंगी कि मतलब
वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम है, क्योंकि फर्स्ट थिंग इसमें मैथ्स नहीं आता, दैट इज अ प्लस पॉइंट। और दूसरी चीज इसमें सेक्शनल वो कट ऑफ नहीं होता है कि मतलब इंग्लिश में आपको इतना मिनिमम लाना ही है, जीएस में इतने मिनिमम लाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुल मिला के कट ऑफ आपको मतलब छूना होता है। सो दैट इज रियली रियली नाइस अबाउट इट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कितना मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए जिससे कि आप एकदम सेफ जोन में रह सको, कि स्किल टेस्ट के बाद भी आपका जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में आ सके। तो कितने मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए, यही सबसे पहला क्वेश्चन होता है। सो पिछले कई सालों से जब हम जो है एनालाइज कर रहे हैं कट ऑफ्स को, एग्जाम पेपर को, एवरीथिंग। सो 2018 में अगर हम देखें तो जो सी का कट ऑफ था वो था 138 नंबर 2018 का, और डी का था 134 यानी कि 134 नंबर। तो और उससे भी पहले जाएं 2017 में तो सी का जो कट ऑफ था वो 141 यानी कि 141 नंबर थे, और डी का जो कट ऑफ था वो 134 यानी कि 134 नंबर थे। ये मैं जनरल कैटेगरी के सारे कट ऑफ बता रही हूँ। तो इस साल के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो डी के लिए 135 to 145, और जो सी के लिए कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है 140 to 150 मार्क्स। सो क्यों डी के लिए ही सिर्फ तैयारी करना, आपको तैयारी करनी है 150 मार्क्स की, आपको लाने हैं 150 मार्क्स, और इससे आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। आपका डी तो क्लियर हो ही जाएगा, क्या पता आप सी के भी फाइनल मेरिट में आ जाओ। तो 150 मार्क्स आपको लाने हैं मिनिमम। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कैसे लाओगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में। कुछ तैयारी नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा, कोई जीएस नहीं पढ़ा, कोई रीजनिंग नहीं पढ़ा, तब कैसे आप ये क्वालिफाई कर सकते हो वो मैं बताने वाली हूँ। दिस इज नॉट अ क्लिक बेट, आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि मैं उसका जीता जाता उदाहरण हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे आसपास के बहुत सारे लोग इसका उदाहरण हैं, मैंने देखा है, आई नो। तो आइए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको 1 by 1 कि कैसे आप 150 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जैसा कि सबको पता है ये जो पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का, और 200 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 1 मार्क जो होता है वो एक क्वेश्चन के लिए होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि 0.25 मार्क्स की होती है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 नंबर आपके नेगेटिव चले जाते हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, मैं पहले ओवरऑल बताती हूँ कि आपको कितना नंबर किस सेक्शन से चाहिए। आपको पता है कि इंग्लिश का जो पेपर होता है इसमें वो 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपको लाने हैं कम से कम 80 नंबर। यस, 80 नंबर, 80 मार्क्स। ये कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश का पेपर उतना टफ नहीं होता है जितना हम सबने उसको बना रखा है, जितना हमने सोच रखा है कि अरे इतना टफ होता है। नो, ये वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम है, वन ऑफ द इजिएस्ट इंग्लिश का पेपर इसमें आता है। सारे एग्जाम जितने एसएससी के ही जितने एग्जाम है उनमें से भी इसमें सबसे इजी इंग्लिश आती है। सो यू कैन इजिली स्कोर 80 नंबर। कैसे स्कोर करेंगे वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ कि आपको 80 नंबर इंग्लिश में चाहिए ही चाहिए। 45 नंबर आपको चाहिए रीजनिंग में। यस, रीजनिंग इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम पेपर, और इसमें आपको 50 में से 45 नंबर तो लाने ही लाने हैं, कुछ भी करके। ओके, तो क्या कुछ भी करना है वो मैं अभी बताऊंगी। और 25 नंबर आपको लाने हैं जीएस में। यस, 25 नंबर। 50 में 25 नंबर इज नॉट अ बिग डील, सिर्फ मैंने उसमें 25 नंबर रखा है, और वो सब आप कैसे स्कोर करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो जैसे कि 80 और फिर 45 और 25 ये सब मिलाकर हो गए आपके 150 नंबर, और ये 150 नंबर आपको मिनिमम लाने हैं। इससे भी आप आगे 1-2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बढ़ सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको लाने ही लाने हैं। तो दूसरी जो चीज है वो एग्जाम में मैं बता देती हूँ कि उन 2 घंटे में आपको कैसे ये चीज स्कोर करनी है। क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप साल भर की तैयारी से जाते हो लेकिन वहां 2 घंटे में सारी चीजें एकदम पलट जाती हैं। मतलब आप सारी तैयारी करके जा रहे हो पर आप 200 क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, 200 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए, तो ऐसा नहीं करना है। जो इजिएस्ट तरीका है सारे क्वेश्चंस छूने का वो यही तरीका है कि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ो तो सबसे पहले आपको जीएस का पार्ट
करना चाहिए, क्योंकि जीएस ऐसा पार्ट होता है जिसमें 1 बाय 1 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसमें या तो आएगा या तो नहीं आएगा, यही 2 कंडीशन हो सकती है। उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आ रहा है तो आप करोगे, नहीं आ रहा है तो आप नहीं करोगे, ऐसा ही होता है। तो जीएस के जितने 50 क्वेश्चन हैं वो आपके 15 मिनट में हो जाएंगे। आपको उसमें कुछ भी नहीं सोचना है, अगर आपको आ रहा है तो आपको करना है, नहीं आ रहा है तो नहीं करना है। इसलिए सबसे पहला जो पार्ट रखो आप वो जीएस का होना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट आपको करना है वो करना है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको एक समय डिफाइन कर लेना है कि 1 घंटे में या फिर 45 मिनट्स में मैं इंग्लिश करूंगी, और फिर अगले टाइम मतलब अगला जो समय बचता है वो आप रीजनिंग के लिए रखोगे। क्योंकि रीजनिंग में कभी कभी आपको जैसे सीरीज के क्वेश्चंस आ गए तो आपको सोचना पड़ता है। आपने एक क्वेश्चन लिया, आपने उसका सीरीज सोचा कि अच्छा इसमें दो ऐड करेंगे तो हो सकता है, पर वो नहीं आया, ओके, वो आंसर आपका नहीं आया, वो गलत हो गया। फिर आपको दूसरी तरीके से सोचना पड़ता है, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ऐसे आपको काफी समय लग सकता है। जब आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हो तो आपको बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशन की जितनी चीजें हैं वो आपको एकदम लास्ट में रखनी चाहिए। अगर आप इसको बीच में रखोगे तो यही होता है कि आप सारा समय गवा देते हो रीजनिंग में और आपको इंग्लिश में समय ही नहीं मिलता है। इस वजह से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस छूट जाते हैं। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। आई एम टेलिंग यू अगेन कि आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको टाइम डिवाइड करना है कि 15 मिनट्स आप सबसे पहले जीएस को दोगे, फिर आप दोगे इंग्लिश को 1 घंटा या 45 मिनट, और फिर बचा हुआ टाइम आप रीजनिंग के लिए निकालोगे 45 मिनट या 1 घंटा। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या करना है, कि आप इंग्लिश में 80 नंबर और रीजनिंग में 45 नंबर और जीएस में 25 नंबर आप कैसे ला सकते हो। आइए देखते हैं। तो कैसे आपको इन 45 डेज को कैसे यूज करना है, ये 150 नंबर लाने के लिए कैसे आपको एक एक दिन, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट कैसे यूज करना है, वो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी कि क्या क्या आपको करना इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट चीज है, जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे तैयारी की, या कभी भी आप तैयारी करो उसकी, जो सबसे पहले बात होती है वो होता है टाइम टेबल। यस, टाइम टेबल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, टाइम टेबल तो फॉलो ही नहीं हो पाता है, टाइम टेबल तो कुछ नहीं होता है, ऐसा दुनिया भर की चीजें। लेकिन टाइम टेबल वो टाइम के हिसाब से नहीं कि मैं इतना इंग्लिश पढ़ूंगा 4 घंटे, फिर हिंदी पढ़ूंगा 2 घंटे, ऐसा नहीं होता है। टाइमिंग, मैं ये कहती हूँ कि टाइम टेबल जो है वो टाइम को लेकर नहीं, टॉपिक को लेकर बनाना चाहिए हमेशा आपको, कि आपको ये टॉपिक खत्म करनी है, आज के दिन खत्म करनी है। अब वो उसमें आपको 18 घंटे लग जाए, 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन टॉपिक वाइज आपको जो टाइम टेबल है वो बनाना है। डे वाइज आप टाइम टेबल बनाइए कि आपको इस दिन में क्या क्या पढ़ना है। उसको आप सब्जेक्ट वाइज भी बना सकते हो, जैसे कि दिन के इस पार्ट में या इतना टॉपिक मुझे इंग्लिश के खत्म करने हैं, इतने टॉपिक रीजनिंग के और इतने टॉपिक मुझे जीएस के खत्म करने हैं। आप ऐसा भी बना सकते हो, एक दिन में 3 पार्ट कर सकते हो, या फिर एक एक दिन तीनों सब्जेक्ट के लिए रख सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये बोरिंग हो जाता है कि एक ही सब्जेक्ट वो अगर पूरे दिन पढ़ते हैं तो उनके लिए बोरिंग हो जाता है, इसलिए वो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कर सकते हैं, वो तीनों ही सब्जेक्ट 1 डे में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि 2-2 घंटे की पढ़ाई जो होती है उनकी वो काफी डिस्ट्रैक्टिव होती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब एक दिन आप इंग्लिश पढ़ लो, एक दिन जीएस को दे दो और एक दिन रीजनिंग को दे दो। तो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम टेबल बनाना ही बनाना है, मतलब टॉपिक वाइज बनाना है कि उस दिन में मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगी तभी मैं सोने जाऊंगी, अदरवाइज नहीं। तभी मैं खाना खाऊंगी, अदरवाइज नहीं। अगर आपको सच में 45 डेज में अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको अपना सब कुछ उसको देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिंपल जॉब, दिस इज अ ड्रीम जॉब फॉर मेनी ऑफ अस। तो इस वजह से आपको कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहिए, उसमें झोल मत कीजिए। आई गारंटी यू 45 डेज आर सफिशिएंट। आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है
प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही करना पड़ेगा। आपके अपनी पढ़ाई में ये चीजें शामिल करनी ही पड़ेगी। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितना भी आप पोथा पत्री सब कुछ पढ़ लो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं किया, आप प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे हो कि पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या मॉडल है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक टॉपिक्स के इर्द गिर्द कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या एसएससी को इतना पसंद है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाता है, तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर आपको पक्का से करना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो काफी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर कर ही रहे हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत है, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां पे आप उन लोगों से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, दैट इज टेस्ट सीरीज। आज के वक्त में जब सारे पेपर्स ऑनलाइन हो गए हैं तो टेस्ट सीरीज इज really doing awesome job, because टेस्ट सीरीज में आपको क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्या होता है कि आप प्रैक्टिस सेट करो, उसके लिए कोई टाइम आप बाउंड मत करो। प्रैक्टिस सेट में आपको ये पता चलेगा कि आजकल के क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट अफेयर का आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि अच्छा करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस इन्होंने पुटअप किए हैं, करंट अफेयर का कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो प्रैक्टिस सेट से आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में एसएससी का फेवरेट जो सब्जेक्ट्स रहे हैं वो क्या रहे हैं, फेवरेट टॉपिक्स क्या रही हैं, और कैसे एसएससी कैसे फॉर्म करता है पेपर, मतलब क्वेश्चंस को कैसे एक टॉपिक से क्या उठाता है जो वो एग्जाम में पूछता है, तो उससे आपको ये पता चलता है। पर टेस्ट सीरीज आपको एग्जैक्ट 2 घंटे में करनी है, टाइमिंग एकदम फिक्स करनी है, आपको एकदम एग्जाम वाला फील आना चाहिए, एग्जाम वाला प्रेशर आना चाहिए, बिल्कुल उसमें आपको कोई भी मतलब कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एकदम फील करना है कि वो एग्जाम है, तो उस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज करनी है। इससे आपका बहुत ज्यादा आपकी आदत बन जाएगी एग्जाम फेस करने की, और जब एग्जाम होगा, रियल में एग्जाम होगा, तो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगे, आपकी काफी बार प्रैक्टिस होगी और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज की वो मैं ये बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज करने को कर देते हैं, 2 घंटे दे देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा इतने नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए 200 में, ओके, और फिर डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। कभी कभी 150 नंबर आ गए, कभी कभी 180 नंबर आ गए तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद और कुछ नहीं करते। ऐसा आपको नहीं करना है, आई एम रिपीटिंग इट, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इस एग्जाम में, और प्रेशर वगैरह सब कुछ सेम रहता है। तो आप क्वेश्चन करो, अगर आपके 50 भी नंबर आ रहे हैं, अगर आपको 150 का आंसर नहीं आ रहा था तो आपको एग्जाम देने के बाद आंसर आपको एनालाइज करना है, उसमें आपको टाइम देना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं कि कौन से आपको नहीं आ रहे थे या फिर कौन से आपके गलत हो गए क्वेश्चन, उसको मतलब अच्छे से एनालाइज करना है। मान लीजिए एक टॉपिक पे आया कोई क्वेश्चन, कोरोना पे कोई क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर से कोई कोरोना पे क्वेश्चन आ गया, और आपको उसमें से जो क्वेश्चन दिया गया वो आपको नहीं आया, तो टेस्ट सीरीज जब आप कर रहे होगे तो एग्जाम की तरह आप उसको लोगे, एकदम एग्जाम की तरह उसको सॉल्व करोगे। आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया या फिर गलत कर दिया, तो जब आप ये टेस्ट सीरीज दे दो, जब आपका एग्जाम मतलब रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप सोल्यूशन पार्ट में जाओ और देखो क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया। अगर कोरोना का कोई आपको टॉपिक से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था तो पूरे कोरोना टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज आर द बेस्ट। इस समय बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज वाले, और लगभग कभी कभी तो ऐसा होता है कि काफी सारे मतलब 50 क्वेश्चन आ जाते हैं टेस्ट सीरीज से, किसी टेस्ट सीरीज से। सो ये लक पे है, आ भी सकता है, और लोगों को पता होता है, जो लोग टेस्ट सीरीज बनाते, प्रैक्टिस सेट बनाते, उनको पता होता है कि वो उनका कई साल से एक्सपीरियंस रहता है बनाते बनाते, तो आप अच्छी टेस्ट सीरीज लो और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट चीज, आप जब भी पढ़ाई करो या फिर टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट जो आप दोगे, मोबाइल तो आपको बिल्कुल दूर रखना है। आई नो, बिकॉज मैं भी उसी एज में हूँ, आई एम 23 और मेरा भी यही है। मुझे उतना मोबाइल पसंद नहीं है, मतलब चैटिंग और कॉलिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आई लव यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सब मतलब स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो इससे जो माइंड होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। आई नो कि ये सबकी कमजोरी है, बट फॉर 45 डेज प्लीज
प्लीज इसे अपने पास से अवे रखिए, दूर रखिए। और जब भी आप पढ़ रहे हो या फिर आप टेस्ट दे रहे हो तो आप बिल्कुल या तो मोबाइल ऑफ कर दीजिए या फिर दूसरे रूम में रख दीजिए, ताकि आपको बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं हो। ये सबसे बड़ा कारण है डिस्टर्ब होने का। बस 45 डेज हैं आपके पास, ये आपके ऊपर है कि इन 45 डेज को आप कैसे यूज करते हो। मैं ये सारी चीजें आपको बता सकती हूँ, पर अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो इन सारी चीजों को, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज इन बातों को बहुत ही सीरियसली लीजिए, और जब भी आप पढ़ाई करें तो मोबाइल दूर रखें। ओके, ये सारे पॉइंट्स थे कि आपको तैयारी में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, टेस्ट सीरीज करनी है, प्रैक्टिस सेट करना है, प्रीवियस ईयर करना है, पढ़ाई करनी है, मोबाइल दूर रखना है एंड एवरीथिंग। अब मैं बताती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या करें या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एसएससी में, जिससे आपको 150 मार्क्स जो है स्कोर हो जाए। ओके, आइए शुरू करते हैं जीएस पार्ट से। पहले शुरू करते हैं एक्चुअली रीजनिंग पार्ट से कि आपको उसमें क्या क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस सेट तो आपको करनी है। जो रीजनिंग पार्ट होता है वो पूरे एग्जाम का सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसका बस एक ही तरीका है, आपको प्रैक्टिस करना है। 45 डेज के लिए बस आपको मतलब प्रैक्टिस कर डालनी है। तो प्रैक्टिस सेट से, प्रीवियस ईयर पेपर से और टेस्ट सीरीज में आप देखिए कि आपको कितनी क्विक आप उसका जवाब दे पा रहे हो क्वेश्चंस के। प्रैक्टिस इसका कोई और ऑप्शन नहीं है रीजनिंग का। आप एक बार टॉपिक पढ़ो, अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार जैसे सीरीज का क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया, ओके, किसी भी बुक से पढ़ लिया। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बुक, मतलब रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक नहीं बता रही हूँ, बाकी मैं जीएस और इंग्लिश के लिए बुक्स बताऊंगी। तो रीजनिंग की आप कोई भी ऐसे बुक आपने जो भी सुनी हो, जो भी मार्केट में चल रही हो, आप वो बुक ले लीजिए और आप उसका एक टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर जब आप टेस्ट सीरीज करोगे या प्रैक्टिस सेट करोगे तो उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन करना ही करना है किसी भी तरीके से। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से आप टॉपिक पढ़िए, फिर से आप उसको देखिए कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता था और क्या आपने गलती की है, और फिर उसको फिर से अगले पेपर में आएगा तो फिर आप मतलब अगले प्रैक्टिस सेट में आएगा या फिर अगले टेस्ट सीरीज में आएगा या प्रीवियस ईयर का पेपर जो आप सॉल्व करोगे वो आएगा, तो उसमें आप आराम से कर सकते हो। तो फिर आता है जीएस का पार्ट। जीएस के पार्ट में आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका सबसे पहला जो पार्ट होता है वो करंट अफेयर का होता है। इस समय यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और एसएससी का, सीजीएल, एसएससी का, स्टेनोग्राफर, सबका फेवरेट पार्ट है करंट अफेयर। बहुत करंट अफेयर को मतलब बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब भर भर के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो करंट अफेयर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टैटिक पार्ट तो आना ही आना है आपको, ये करंट अफेयर का पार्ट तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से। अभी आप 45 डेज में अभी आप पूछोगे कैसे तैयार करेंगे। करंट अफेयर जो आता है वो लगभग 6 मंथ का आता है, आपको 6 मंथ का पढ़ना चाहिए। और अगर आप 6 मंथ का नहीं पढ़ पा रहे तो मैं बताऊंगी कि आपको 3 मंथ का तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। जैसे कि आज एग्जाम हो रहा है, जैसे दिसंबर में एग्जाम होगा, तो उसके पिछले 3 महीने का करंट अफेयर तो आपको बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अब कहाँ से पढ़ेंगे आप, जब वो महीने निकल चुके हैं तो आप कहाँ से पढ़ेंगे। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो मतलब कंपाइल करके पूरा वन मंथ का बनाते हैं, पूरा करंट अफेयर जो मेन होता है, अवार्ड्स, गेम्स का, मतलब स्पोर्ट्स का, अवार्ड्स का सारा कुछ कंपाइल करके बताते हैं, बनाते हैं। तो आप उनमें से कोई भी वीडियो आप देख सकते हो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आप अपने हिसाब से देख सकते हो उन वीडियोस को। कुछ लोग होते हैं जो 3 मंथ का एक साथ बनाते हैं, 6 मंथ्स का एक साथ बनाते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। और कई बार मल्टीपल टाइम्स आपको वो वीडियोस देखने हैं, ऐसा नहीं कि आप एक बार देखा और फिर ठीक है हो गया, ऐसा नहीं करना है। कई सारे वीडियोस, कई सारे चैनल्स को आप मत फॉलो करो, एक चैनल उठा लो, उसको आज से ही फॉलो करना शुरू करो। उसके जितने वीडियोस हैं, जैसे 1 मंथ का है, नवंबर मंथ का है, नवंबर मंथ का देख लो, अक्टूबर मंथ का है, अक्टूबर मंथ का देख लीजिए, सितंबर का, ऐसे सारे वीडियोस देख लीजिए, 6 मंथ का या 3 मंथ का। उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम्स देखते रहिए जब तक उसमें से सारे क्वेश्चंस आपको याद नहीं हो जाएं, और वो कहीं भी आपके टेस्ट सीरीज में आए तो आपको उस पर वो क्वेश्चन करना ही करना है। क्योंकि जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो लोग किसी टॉपिक पे जैसे 1 मंथ का बनाया तो उसमें जो भी टॉपिक आते हैं उसमें टॉपिक के भी बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा दे देते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में ही क्वेश्चंस हो सकते हैं।
टेस्ट सीरीज में आता है, तो आपको पक्का से वो सॉल्व करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हो रहा है कितना नहीं। फिर करंट अफेयर के बाद जो जीएस में इंपॉर्टेंट थिंग है वो स्टैटिक पार्ट आता है, हमेशा से ही आता है। उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल और पॉलिटिकल। फिर उसके बाद साइंस भी आता है, जनरल साइंस आती है। सो बहुत कुछ आता है जीएस पार्ट में। लेकिन आपको अभी 45 डेज में ऐसा क्या करना है कि जिससे आप स्कोर कर सको 25 नंबर 50 में जीएस में। तो एक मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। पॉलिटी पार्ट आपको बहुत अच्छे से मतलब पढ़ लेना चाहिए, जो मेन टॉपिक्स हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, प्रैक्टिस सेट करोगे और टेस्ट सीरीज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे फेवरेट चीज होती है सभी एग्जाम्स में वो होती है पॉलिटी, और सबसे आसान होती है। उसको स्कोर करना सबसे ईजी होता है, क्योंकि पॉलिटी के बारे में आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आपने सुना ही सुना है। और कुछ कुछ एकदम फेवरेट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, और कौन किसको अपॉइंट करता है, कौन किसको अपना रेजिग्नेशन देता है। ये सारी चीजें होती है जो बहुत मतलब बहुत फेवरेट होती हैं एसएससी की, हमेशा से रही हैं और हमेशा से कई क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं। तो आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लो, पक्का से ही आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। दूसरी चीज, लूसेंट की जो बुक आती है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको वो लूसेंट आप जितना पढ़ सकते हैं आपको उतना पढ़ना चाहिए। जैसे कि प्रैक्टिस सेट में आपने कोई क्वेश्चन देखा, तो उस चीज को आप पूरा जो उसका टॉपिक है वो आप लूसेंट से जाकर पढ़ सकते हो। वन लाइनर भी लूसेंट के बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि वो लूसेंट जो होता है वो वन लाइनर के लिए ही बहुत ज्यादा फेमस है। तो जैसे एक बार आपने जैसे लोक जो डांस होता है, तो रीजनल डांस जो होते हैं वो आप एक बार पूरा पढ़ लो, उसमें से लूसेंट में से वो पूरा याद कर लो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। जो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रैक्टिस सेट से, आपको जो लग रहा है कि बार बार आ रहा है वो बार बार आप उसको लूसेंट से पढ़ सकते हो। आपको यही करना है कि मतलब आपको ये देखना है कि क्या ऐसी चीज है जो बार बार आ रही है, कौन सी ऐसा टॉपिक है जो एसएससी को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत बार उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वही चीज आपको बार बार पढ़नी है। क्योंकि आप कोई भी नई चीज पढ़ोगे 45 डेज में वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। आप हमेशा नई नई चीजें पढ़ोगे। आपको अभी इस समय ज्ञान के लिए इतना नहीं पढ़ना है, आपको नंबर स्कोर करना है। आपको सारा ध्यान आपको लगाना है नंबर स्कोर करने पे। तो जो चीजें फेवरेट हैं, जो चीजें प्रैक्टिस सेट में, जो चीजें टेस्ट सीरीज में मल्टीपल टाइम्स आ रही है, उसी को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। एंड देन आता है इंग्लिश का जो पेपर होता है वो। इंग्लिश में भी वही चीजें हैं, आपको प्रैक्टिस मतलब एकदम जम के करनी है। प्रैक्टिस का कोई और ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। प्रैक्टिस से ही आपके कई सारे टॉपिक्स जो होते हैं इतने क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि एक ही मतलब इम्प्रूवमेंट का आता है, जैसे नाउन के टॉपिक से इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपने एक बार क्वेश्चन किया, दूसरी बार किया, क्वेश्चन तो अलग अलग रहेंगे लेकिन नाउन के ही पार्ट से आ रहे हैं। तो आपका एक बार अगर आपने नाउन का पार्ट पढ़ लिया कि नाउन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस से यही मतलब आपको फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। और मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर देती हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आप एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस जो सेट आती है उसे आप ले सकते हो, उससे आप प्रैक्टिस करो। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही रिलायबल बुक है। आप उससे अगर प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा, और एक पेपर को मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि एक प्रैक्टिस आपने किया, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे या फिर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, फिर आपने 15 कर लिए पूरे प्रैक्टिस, उसके बाद फिर से आप 1 पे आओ, देखो कि आपने जो गलत किया था अभी आप उसको सही कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि जो आपने गलत किया उसे आपको बाद में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसे आप जब मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते रहोगे तो आई एम श्योर कि आप इस एग्जाम को पास कर लोगे। दूसरा जो मैं बताऊंगी बुक वो है मिरर ऑफ द कॉमन एरर। दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस सेट, इससे भी आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। इनमें से कोई एक बुक खरीद सकते हो या फिर आपको चाहिए तो आप दोनों ही बुक खरीद सकते हो। तीसरा जो बुक है वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट, दैट इज माय फेवरेट बुक, क्योंकि मैं भी वही पढ़ती हूँ और बहुत अच्छी बुक है। इसमें टॉपिक वाइज दिया है, ग्रामर दिया है, अच्छे से आप ग्रामर भी पढ़ सकते हो। इसके वॉल्यूम 2 में आप वोकैब्स भी तैयार कर सकते हो। सो ये सारे बुक्स हैं जिसका आप टॉपिक पढ़ के फिर उसके बाद उसका एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट करोगे, प्रीवियस ईयर करोगे और टेस्ट सीरीज करोगे, तो आपको बिल्कुल वो जो
मतलब टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे आपको आंसर करना है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो दीज वर द बुक्स। और इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। जैसे इंग्लिश में मैंने बताया कि 80 नंबर आपको स्कोर करने हैं, तो कैसे करने हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा 100 में 80 तो बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें 10 नंबर तो आपके नरेशन आते हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो उसके बाद आपको मतलब 10 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गए, फिर आपका वो गलत नहीं होना है। एक बार आपने पूरा नियम पढ़ लिया कई बार, तो फिर आपका वो क्लियर हो जाना है। 10 नंबर का आता है एक्टिव पैसिव, तो अगर आपको एक्टिव पैसिव आ गया तो फिर आपके और 10 नंबर मिल गए, यानी कि 20 नंबर तो आपको ऐसे हो गए। इसी तरह से मतलब अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हो, बहुत हल्का पढ़ते हो, तो 60 नंबर तो इंग्लिश में आप एकदम आराम से ला सकते हो। लेकिन अगर आप 45 डेज में और मेहनत करते हो और प्रैक्टिस करते हो और थोड़ा सा अपने आप को तैयार करते हो, तो 80 नंबर इज नॉट अ बिग डील, आप आराम से कर सकते हो। कोई इसमें जीनियस होने की बात नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एकदम पीस ऑफ केक है, आप कर सकते हो। फिर जीएस में भी वही है, आप लूसेंट पढ़ो, कई बार पढ़ो। कोई टॉपिक है उसका, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उठाया कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसको कई बार पढ़िए। मैं ज्योग्राफी को थोड़ा सा वो टफ होता है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगी। ज्योग्राफी के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितना प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ रहा है, जितना टेस्ट सीरीज में आ रहा है, उसको आप तैयार कीजिए। तो उनमें से भी काफी क्वेश्चन फंस जाते हैं, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही ऐसा है, प्रीवियस ईयर को बार बार मतलब रिपीट करते रहते हैं। तो दैट इज रियली रियली नाइस। आप आराम से, आपको कई क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर में भी रिपीटेड मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे पता ही अंदाजा लग जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। और रीजनिंग, तो रीजनिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम, क्योंकि इसमें आप 45 नंबर आराम से कर सकते हैं। 5 नंबर में इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे सीरीज होते हैं कि आपको क्विक दिमाग में नहीं आते हैं, तो वो छूट जाते हैं, मतलब वो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन वैसे 45 नंबर कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बस और बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई एक टॉपिक उठा लीजिए और उसके बाद उसमें से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे कुछ की प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद लगाइए टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 45 डेज के लिए आपको यही करना है। नेक्स्ट जो चीज है, वो लोग कहते हैं कि मतलब कितने घंटे पढ़ने चाहिए। घंटे तो वैसे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हर लोग मतलब हर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो उसके लिए काम करती हैं। पर अगर आप मुझसे पूछे, फिर भी पूछे कि नहीं कितने घंटे लगभग हम दे सके, तो 6 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ 45 डेज में इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो मिनिमम 6 आवर्स आपको वो देने हैं। और उन 6 घंटों में भी आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, बुक लेके सिर्फ मतलब चाटना नहीं है उसको, बुक को आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें कि आप 1 घंटा आप रीजनिंग कर लो, 1 घंटा आप जीएस को दे दो। जैसे प्रैक्टिस में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या टॉपिक्स आ रहे हैं उसको लिख लिया, फिर उसके बाद उस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर का, तो वो 1 घंटा ले लो। और 1 घंटा इंग्लिश के लिए ले लो, कि जिसमें आप इन बुक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी के जो 3 घंटे बचे, उन्हीं में आपको प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर करना है, और 2 घंटे में आपको टेस्ट सीरीज करनी है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज करनी है। टेस्ट सीरीज जो होती है वो ऑनलाइन मिल रही है आजकल बहुत सारी, तो एसएससी स्टेनोग्राफर का आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कोई भी परचेज कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि कौन सा लेना चाहिए, कोई भी, सभी अच्छे हैं, कोई बहुत अच्छा नहीं है कि उन्हीं का क्वेश्चन उठा के एसएससी दे देगा, कोई इतना खराब नहीं है कि उनके तो कोई क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। टेस्ट सीरीज इज टेस्ट सीरीज, सभी अच्छा बनाते हैं। आपको जो लगता हो कि ये ले लेना चाहिए वो आप ले लो, तैयारी करो और अच्छे नंबर से पास करो। तो 45 डेज के लिए आपको यही करना है। इन अ नट शेल में ये बता देती हूँ फिर से, सारा जो इस पूरे वीडियो का जो जिस्ट है वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो चीज है वो ये है कि टाइम टेबल बना लीजिए, उसी के हिसाब से काम कीजिए कि आज के दिन में मुझे कौन सा टॉपिक खत्म कर लेना है, या आज के दिन में इतना 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 तो कर ही लेना है। दूसरी चीज ये कि मोबाइल को बिल्कुल दूर रखिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तीसरी चीज ये कि प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आप उसमें एग्जाम में पास नहीं हो सकते। वो चीज ये कि प्रैक्टिस सेट तो कर ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ टेस्ट सीरीज इज अ बोनस थिंग जो आपको करनी है। अगर आप टेस्ट सीरीज करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम, सो नो डाउट।
तो ये हो गई ये सारी चीजें, और सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। तो अभी आप जाइए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। टुडे इज 1st of November of 2020 और दिसंबर मिड में एग्जाम होने वाला है, जो कि प्रोबेबली अब चेंज नहीं होगा, मतलब एग्जाम डेट चेंज नहीं होने वाली है प्रोबेबली, क्योंकि एसएससी ने बहुत डिले कर दिया है पहले से ही। तो इस वजह से वही मान के चलिए कि दिसंबर आपके मिड में एग्जाम हो जाएगा। उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, एकदम लग जाइए। आई एम टेलिंग यू, मतलब मेरी गारंटी है कि आप अगर ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हैं तो आप जरूर इस एग्जाम को पास कर लेंगे। और अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज चाहिए वीडियोस की इंग्लिश में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो एकदम फेवरेट है, एकदम मतलब यही करो तो आ जाएगा, या फिर कैसे नरेशन को कैसे इजी बनाएं, एक्टिव पैसिव को कैसे याद रखें नियम को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो ले आऊंगी। हर सब्जेक्ट के लिए मैं अलग अलग ले आऊंगी, जैसे कि जीएस में हिस्ट्री में कौन सा पार्ट ऐसा है, एंशियंट हिस्ट्री में कौन सा ऐसा पार्ट है जो एसएससी का फेवरेट रहा है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है उस टॉपिक से। तो ये सब जानकारी के लिए भी आप लिख सकते हैं कि जीएस का अलग पार्ट अगर लेकर आओ तो मैं उसको भी बना सकती हूँ। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री में चोल वंश, चेर और ये चालुक्य वंशी, इन सब के जो राजा थे, संस्थापक थे, इन लोगों का नाम बहुत पूछता है। तो इस तरह से मैं पूरा मतलब एक एक जीएस के एक एक चीज के लिए मैं ले आऊंगी कि क्या क्या आप उसमें पढ़ के जाओ कि आप एकदम मैक्सिमम स्कोर कर पाओ सिर्फ 45 डेज में। और दूसरा रीजनिंग के लिए भी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे इजी होते हैं टू प्रिपेयर, कि कैसे प्रिपेयर करें कि सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकें। तो वो सब मैं सेपरेटली वीडियोस बना दूंगी अगर आप चाहोगे तो। अगर आपके लिए यही काफी है सो दैट इज ओके, क्योंकि मैं तो हर दिन ब्लॉग करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। 45 डेज के लिए बस सब कुछ भूल जाइए, जो जो बताया है सेम चीजें कीजिए एंड आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो ओके, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, गुड नाइट।